नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज रायपुर। आज मैं जिस विषय पर लेक्चर देने जा रही हूँ या आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ उस टॉपिक का नाम है स्टडी ऑफ फैब्रिक फिनिशेस, मतलब परिधान में दी जाने वाली परिसज्जाएं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको हम दो भागों में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आज हम देखेंगे बेसिक और मैकेनिकल फिनिशेस, आधारी या फिर जो यांत्रिक परिसज्जाएं होती हैं उनके बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। और ये जो लेक्चर है ये बीएससी पार्ट 1, बीएससी पार्ट 3 और बीए पार्ट 2 होम साइंस और फैशन डिजाइनिंग की छात्राओं के लिए उपयोगी है। जैसा कि हम नाम से समझ सकते हैं कि बेसिक या जो आधारी परिसज्जाएं होती हैं वो क्या होती हैं। आधारी मतलब किसी भी चीज में जो सबसे पहले हम जिस फिनिशिंग देते हैं वो उसके बेस के रूप में हम उसको यूज करते हैं, तो उन्हें हम बेसिक फिनिशेस कहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वस्त्र जो होता है वो जब बनकर निकलता है करखे से तो उसे हम ग्रे गुड्स कहते हैं, और तब वो ऐसी स्थिति में नहीं होता कि इसे हम सीधे मार्केट में भेज दें सेल करने के लिए। तो इससे पहले जो विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं देकर वस्त्रों को सुंदर और आकर्षक बनाया जाता है वो होती है परिसज्जाएं। परिसज्जाएं या फिनिशिंग जो होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, फिजिकल फिनिशेस और दूसरी होती है केमिकल फिनिशेस। ठीक है, भौतिक परिसज्जाएं या जिसे हम यांत्रिक या फिर आधारी परिसज्जा कहते हैं, और दूसरी है केमिकल और रासायनिक परिसज्जा। तो भौतिक या जो आधारी परिसज्जा है वो कब होती है? वेयर अ मशीन ऑफ टूल इज यूज्ड टू चेंज द फैब्रिक, मतलब जब हम फैब्रिक में परिवर्तन करने के लिए किसी भी मशीन का के टूल का या मशीन रूपी उपकरण का उपयोग करते हैं तब वो फिजिकल फिनिशेस के अंतर्गत आती हैं। और दूसरी जो है रासायनिक परिसज्जा या केमिकल फिनिशिंग, जैसे कि जिसमें कि हम केमिकल्स का प्रयोग करते हैं। तो वेयर केमिकल्स आर यूज्ड टू चेंज द फैब्रिक, मतलब फैब्रिक में जो भी परिवर्तन हम करते हैं उनको सुंदर व आकर्षक बनाने के लिए वहां पर हम केमिकल्स का या रसायनों का प्रयोग करते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि आधारी परिसज्जाएं क्या होती है या वाकई में परिसज्जा क्या होती है। तो जब हम तंतु को काटकर स्पिनिंग करके उसकी हम बुनाई करके वस्त्र तैयार करते हैं और जब वो करघे से निकलता है तब इतना आकर्षक प्रतीत नहीं होता। इन्हें हम, जैसे मैंने पहले बताया, ग्रे गुड्स कहते हैं, और इन्हें साफ कर इनके रूप को सुधारने के लिए इन पर कुछ आधारी या विशिष्ट परिसज्जाएं जो है वो की जाती हैं ताकि आगे इन वस्त्रों को बाजार में बेचने के लिए तैयार किया जा सके। परिसज्जा वह शब्द है जो इन समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण करता है। अतः परिसज्जा को किसी वस्त्र के सूत्र या वस्त्र के रूप में परिवर्तन की जाने वाली प्रक्रिया के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। मतलब किसी भी धागे के में या फिर उससे बने वस्त्र के जो रूप में परिवर्तन किया जाता है वो प्रक्रिया जो होती है वो परिसज्जा या फिनिशिंग कहलाती है। प्राचीन समय में मनुष्य वस्त्रों को बुनाई प्रक्रिया के बाद सीधे ही पहनने के प्रयोग में लाते थे, किंतु समय के साथ साथ मनुष्य की वस्त्र संबंधी आवश्यकताओं में विकास हुआ और वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई, और उसी के फलस्वरूप मनुष्य जो है वो अपने वस्त्र को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की परिसज्जाओं का प्रयोग करने लगा। किस प्रकार से हम वस्त्र में परिसज्जा देंगे? वस्त्र में परिसज्जा जो है वो मुख्य रूप से भौतिक और रासायनिक गुणों पर वस्त्र के निर्भर करता है। तंतु की जैसी क्वालिटी होती है उसके जैसे भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, उसी प्रकार की परिसज्जा जो होती है हम उस वस्त्र पर देते हैं। ग्रे गुड्स को उपभोक्ता के लिए पूर्णतः तैयार करने के लिए उस पर कई तरह की फिनिशिंग जो हम देते हैं, जिससे हम उसके रंग रूप और उसके टेक्सचर को आकर्षक बनाने का कार्य करते हैं। आज का उपभोक्ता जो है वो सामान्य गुणों के अतिरिक्त भी और भी बहुत से गुण जो है वो अपने फैब्रिक में चाहते हैं, जैसे कि वस्त्र जो है वो लचीला होना चाहिए, धूप और पानी से उसे हानि ना हो, ड्यूरेबल हो, ठीक है, टिकाऊ हो, मौत और मिल्ड्यू का, कीड़े या फफूंद का उस पर प्रभाव ना पड़े, धुलाई में आसान हो, उसकी केयर जो है वो आसान हो, श्रिंक ना करे, साथ ही साथ उसमें क्रीज ना पड़े और उसकी रंगाई और छपाई जो है वो अच्छी तरह से की हो। तो ऐसे गुण जो कुछ होते हैं जिनको कि आजकल उपभोक्ता अपने फैब्रिक में या अपने परिधान में चाहने लगा है, इन सारे गुणों में हम वृद्धि करते हैं परिसज्जाओं के माध्यम से।
वे प्रक्रियाएं जिनसे वस्त्र की उपयोगिता बढ़ाई जाती है या वस्त्र के रूप में परिवर्तन किया जाता है, विशेषकर परिसज्जा प्रक्रियाएं कहलाती हैं। सामान्यतः ऐसी समस्त प्रकार की क्रियाओं को फिनिशिंग कहते हैं हम, और इस पूरी प्रोसेस जो होती है उसको हम फिनिशिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। परिसज्जा का अर्थ, वस्त्र निर्माण की जो विभिन्न विधियां होती है, जैसे इसके पहले भी आपने मेरे वीडियो लेक्चर में देखा होगा, फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की जो मेथड्स होती है, जैसे वीविंग हो गई, नेटिंग है, ब्रेडिंग, लेसिंग, प्रोजेक्टिंग, तो ये जितनी भी फैब्रिक कंस्ट्रक्शन की मेथड्स हैं, इनके द्वारा जब वस्त्र बनकर तैयार होता है तो फिर इसको सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए हम विभिन्न प्रकार की क्रियाएं इन पर करते हैं, और यही परिसज्जा कहलाती है। परिसज्जा और परिष्कृति के विभिन्न प्रकार होते हैं, जिनका चयन वस्त्र की प्रकृति और उसके प्रयोजन के अनुसार किया जाता है। वस्त्र पर इन परिसज्जाओं को करने के लिए कुछ उद्देश्य होते हैं, जैसे कि वस्त्र के बाह्य रूप को आकर्षक बनाना, उपयुक्तता और उसकी उपयोगिता को बढ़ाना, वस्त्रों में विभिन्नता उत्पन्न कर उसकी कई किस्में तैयार करना। ठीक है, जैसे हम आजकल देखते हैं सिल्क के साथ साथ उसके अनुकल्प या दूसरे फैब्रिक, आर्टिफिशियल सिल्क भी आने लगे हैं, तो उससे मिलते जुलते दूसरी विभिन्न किस्में हम जो है वो फिनिशिंग के द्वारा तैयार करते हैं। वस्त्रों को स्टिफ करना, कड़ापन देना या उनका वजन बढ़ाना, वस्त्र अनुकल्प वस्त्र तैयार करना, इमिटेशन फैब्रिक्स तैयार करना, और उपभोक्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भी इस तरह की फिनिशिंग्स जो है वो दी जाती है, या परिसज्जा का ये मुख्य उद्देश्य होती है। 28 जुलाई 1858 में 1858 में एक अमेरिकन विशेषज्ञ एम फोर्टिस ने परिसज्जा के मुख्य 5 उद्देश्य बताए। सौंदर्यात्मक गुण में वृद्धि करना, वस्त्रों को क्रियान्वयन प्रदान करना, देखभाल में सुविधा हो ऐसी परिसज्जा होनी चाहिए, टिकाऊपन बढ़ाना और वस्त्रों में रूपांतरण करना ताकि बाजार की जरूरतें पूरी हो सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ वस्त्रों में अन्य वस्त्रों की अपेक्षा अधिक परिसज्जाओं की आवश्यकता होती है, जैसे सिल्क हो गया, लिनन हो गया, इनमें हम स्पेशल फिनिशिंग देते हैं, और कपास और ऊन में भी इनकी जरूरत होती है। कृत्रिम वस्त्रों में परिसज्जा की कम आवश्यकता होती है। परिसज्जा के कुछ निर्धारक तत्व होते हैं, मतलब परिसज्जा हमें कितनी देनी है, किस प्रकार से देनी है, किस विधि से देनी है, इसके लिए भी कुछ तत्व होते हैं जो इस बात को निर्धारित करते हैं, जैसे तंतु की प्रकृति या उसके गुण, सूत्र का प्रकार और बुनाई की विधि। तो ये तीनों चीजें जो होती हैं किसी भी परिसज्जा की निर्धारक तत्व के रूप में देखी जाती हैं। परिसज्जा के प्रकार यदि हम देखें तो 4 प्रकार से मुख्य प्रकार बताए गए हैं इसके। यांत्रिक परिसज्जा, रासायनिक परिसज्जा, वजन बढ़ाने वाली परिसज्जा और वस्त्र को नर्म बनाने वाली परिसज्जा। परिसज्जा के प्रकार में जैसे हम अभी देख रहे थे, यांत्रिक परिसज्जा जो होती है जिससे हम फिजिकल भौतिक परिसज्जा या फिर आधारी परिसज्जा भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से टेंटरिंग, कैलेंडरिंग, ठीक है, बीटिंग, नेपिंग, एम्बॉसिंग, ग्लेजिंग, ये सारी जो होती हैं ये आधारी परिसज्जा होती हैं। ये करीब करीब हर वस्त्र में दी जाती हैं। दूसरी रासायनिक परिसज्जा, फिर वजन बढ़ाने वाली परिसज्जा और वस्त्र को नरम करने वाली परिसज्जाएं जो होती हैं, इनका अध्ययन हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में लेक्चर में करेंगे। इसलिए आज हम सिर्फ देखते हैं कि यांत्रिक परिसज्जा या आधारी परिसज्जाएं क्या होती हैं। कुछ परिसज्जाएं सभी वस्त्रों पर की जाती हैं, जैसे वस्त्रों को सुधारना, साफ करना, उन्हें सीधा करना, उनको ब्लीच करना, आयरन करना, सुखाना, उसकी चमक बढ़ाना, ठीक है ना। ये परिसज्जाएं जो है वो बेसिक फिनिशिंग के अंतर्गत आती है, आधारी परिसज्जाओं के अंतर्गत आती है, और परिसज्जा के उद्देश्य के आधार पर हम इनको 2 भागों में बांटते हैं, आधारी परिसज्जा और विशिष्ट परिसज्जा या स्पेशल फिनिशिंग और बेसिक जो फिनिशिंग होती है वो। तो आज हम देखते हैं आधारी या बेसिक फिनिशेस जो होती है वो कौन कौन सी होती हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टेंटरिंग। टेंटरिंग की जो परिसज्जा होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम वस्त्र को करघे पर से उतारते हैं तो उसपे विभिन्न प्रकार की फिनिशिंग हम देते हैं, जैसे उसको ब्लीच करते हैं, उसकी रंगाई करते हैं, उसको सुखाते हैं धो के अच्छी तरह से। तो इन सब प्रक्रियाओं में क्या होता है, इसका शेप जो होता है फैब्रिक का वो बिगड़ जाता है। तो इसके शेप को या इसके आकार को लंबाई और चौड़ाई में एक जैसा करने के लिए हम इस पर टेंटरिंग की फिनिशिंग जो है वो देते हैं, और इसके लिए टेंटरिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऐसी व्यवस्था होती है कि मशीन में लगे गतिशील
क्लिप या पिन जो होते हैं, इनके सहारे दोनों तरफ से ये फैब्रिक को कसकर पकड़े होते हैं और इनकी सहायता से फैब्रिक को खींचा जाता है। और इस समय इसमें हम हल्की सी वाष्प प्रवाहित करते हैं या फिर इसको हल्का सा फैब्रिक को हम गीला करते हैं और फिर ये पूरी प्रोसेस जो होती है एक गर्म हवा के चेंबर में की जाती, वहां से फैब्रिक को निकाला जाता है जिससे वो सूखता है और उसकी चौड़ाई जो होती है और लंबाई वो पूरी तरह से सेट हो जाती है। यह प्रक्रिया रेशम, ऊन, सूती, रेयॉन और लिनन वस्त्रों पर उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट जो फिनिशिंग होती है वो होती है कैलेंडरिंग की। यह एक तरह से आयरन करने की प्रक्रिया होती है और इसके द्वारा हम वस्त्रों में बहुत अधिक चमक जो है उसको बढ़ा सकते हैं। कैलेंडर जो होते हैं बड़ी भारी इसमें मशीनें होती हैं जिनमें कम से कम 2 रोलर्स लगे होते हैं। एक रोलर जो होता है वो ठंडे इस्पात का बना होता है और दूसरा जो होता है नरम धातु का बना होता है। जब हम इन दोनों बैलेंस के बीच में से गर्म गैस या वाष्प की उपस्थिति में हम वस्त्र को निकालते हैं तो वस्त्र जो होते हैं इसके दबाव में आकर और नमी के कारण ये अच्छी तरह से इस पे दब के प्रेस हो जाते हैं। तो एक तरह से कैलेंडरिंग जो है वो प्रेस करने की ही प्रक्रिया होती है। इसमें मशीन के पीछे की तरफ एक रोलर लगा होता है जहां पर कि हम प्रेस किए हुए कपड़े को लपेटते जाते हैं। सूती वस्त्रों पर भारी बेलनों से प्रेस किया जाता है रोलर्स की सहायता से, जिससे इसकी सतह जो होती है स्मूथ हो जाती, चिपटी और चिकनी हो जाती है और इस कारण से ये चमकदार जो है वो दिखाई देती है। रेशमी वस्त्र जो होते हैं इनमें हल्की कैलेंडरिंग की जाती है और इससे जो है इसमें चमक उत्पन्न किया जाता है और चमक लाने के लिए हम इसमें कई बार कैलेंडरिंग की प्रोसेस के दौरान हल्का सा वैक्स जो होता है मोम उसका प्रयोग करते हैं और यह परिसज्जा जो है पूरी तरह से दबाव, तापक्रम और आर्द्रता पर निर्भर करती, मतलब इनकी उपस्थिति में हम कैलेंडरिंग की प्रक्रिया जो होती फिनिशिंग की वो पूरी करते हैं। नेक्स्ट है मर्सराइजिंग। यह प्रक्रिया जो है वो सूती वस्त्र में चमक लाने के लिए की जाती है। 1884 में इंग्लैंड के कैलिको प्रिंटर जॉन मर्सर ने इस परिसज्जा को खोजा था और उन्हीं के नाम से इस परिसज्जा को मर्सराइजिंग का नाम दिया गया है। इसमें कॉस्टिक सोडे के कॉन्सेंट्रेट घोल में हम सूती वस्त्र की क्रिया कराते हैं जिससे सूती वस्त्र जो होते पारदर्शी और चमकदार हो जाते हैं। जैसे आप मार्केट में देखते भी होंगे कॉटन के साथ कई बार लिखा होता है कि दुकानदार बोलता है कि ये मर्सराइज्ड कॉटन है, ठीक है ना। तो इसमें मर्सराइजिंग की फिनिशिंग जो है वो की हुई होती है और इस प्रक्रिया में वस्त्र को पहले हम ठंडे कॉस्टिक घोल में, सोडे के घोल में इसको हम डालते हैं और फिर उस पर प्रेशर के साथ हम उसको दबाते हैं और उसमें सिकुड़न जो है इससे कम हो जाती है फैब्रिक की, साथ ही साथ उसकी चमक में वृद्धि होती है। तो इस तरह से मर्सराइजेशन की जो प्रोसेस होती है प्रक्रिया वो मुख्य रूप से इस तरह की जो फिनिशिंग है वो कॉटन फैब्रिक्स के लिए उपयोग में लाई जाती है। इससे हम इसकी तंतु की जो बनावट होती है उसमें स्थायी रूप से परिवर्तन लाते हैं। अगली जो परिसज्जा है वो है साइजिंग। साइजिंग का मतलब है कि उसको स्टिफ देना, स्टिफनेस फैब्रिक को देना, उसमें कड़ापन लाना और इस तरह की परिसज्जा जो होती है मुख्य रूप से सूती वस्त्रों में अधिक की जाती है। इसके लिए जिलेटिन, कैसिन, एल्ब्यूमिन, रेजिन इस तरह के जो पदार्थ होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है और इसमें हम स्टार्च का प्रयोग वस्त्र के वजन बढ़ाने के लिए और ग्लू जो होता है उसका प्रयोग हम करते हैं वस्त्र को कड़ापन देने के लिए। साथ ही साथ इसमें हम कई बार वसा जो होती है फैट उसका भी उपयोग करते हैं, इससे फैब्रिक जो होते हैं उसमें कोमलता आती है। तो गोंद और पैराफिन के उपयोग से वस्त्रों में चमक आती है और कभी कभी हम स्टार्च के साथ जिंक क्लोराइड भी मिलाते हैं जिससे क्या होता है स्टार्च लगे फैब्रिक में कीड़े लगने की संभावना कम हो जाती है और ये परिसज्जा जो होती है मुख्य रूप से सूती वस्त्रों पर की जाती है। इसमें 2 रोलर्स होते हैं जिनको कि हम भाप या वाष्प के द्वारा ये गर्म होते हैं और एक रोलर इसमें से जो होता है वो साइजिंग के, मतलब स्टार्च का जो घोल होता है सॉल्यूशन उसमें डूबा रहता है और जब फैब्रिक इसके बीच से निकलता है तो वो उसमें स्टार्च लगाने का कार्य करता है और इस तरह से स्टार्च फैब्रिक पे लगता है, वस्त्र जो होता है वो उसमें कड़ापन आता है। साथ ही साथ उसकी सतह जो होती है क्योंकि साथ में वो आयरन भी होता जाता है तो उसकी सरफेस जो होती है फैब्रिक की वो काफी कोमल और चमकदार हो जाती है। अगली जो परिसज्जा है वो है सिजिंग या फिर झुलसाने की प्रक्रिया। झुलसाने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है बुनाई के दौरान जब वस्त्र की सतह पर कई छोटे छोटे से रेशे या तंतु रह जाते हैं तो इनको जो है सिजिंग की प्रोसेस के द्वारा हटाया जाता है या साफ किया जाता है वस्त्र की सतह को। वस्त्र को पहले हम
वाष्प द्वारा गर्म रोलर्स के बीच में से निकालते हैं, जिससे वस्त्र की जो आर्द्रता होती है, जो नमी होती है, वो दूर हो जाती है और इससे क्या होता है, सतह पर उसके रोए जो है वो उठ जाते हैं और इन रोओं को फिर हम गर्म प्लेट से या गैस की ज्वाला इनके ऊपर से निकालकर गुजार कर हम इन रेशों को झुलसाने का काम करते हैं, जिससे तंतु जो होते हैं, जो उठे हुए सतह पे जो तंतु होते हैं वो जल जाते हैं और वस्त्र की सतह जो होती है वो चिकनी हो जाती है। यह परिसज्जा वस्त्रों पर ब्लीचिंग करने से पहले की जाती है और सामान्यतः सभी सूती वस्त्रों पर यह परिसज्जा जो है वो की जाती है। इस स्लाइड में देखिए आपको दिखाया गया है फैब्रिक जो सीजिंग की झुलसाने की प्रक्रिया के पहले आप देखेंगे लेफ्ट में दिखाया गया है, वो उसके रेशे ऊपर की तरफ दिख रहे हैं और जब ये फिनिशिंग हो जाती है तो वस्त्र की सतह जो है बिल्कुल फ्लैट स्मूथ दिखाई दे रही है और ये सारा कार्य जो होता है वो मशीनों की, बड़ी बड़ी मशीनों की सहायता से किया जाता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस होती है फिनिशिंग की वो होती है ब्लीचिंग। वस्त्र को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पदार्थों के उपयोग जो वो किया जाता है। ब्लीच जो है, जैसे कि आपने इसके पहले के वीडियो लेक्चर में देखा होगा, ब्लीच मैंने बताया था 2 प्रकार के होते हैं, ऑक्सीकारक और अवकारक ब्लीच। किस प्रकार का ब्लीच हमको उपयोग में लाना है फैब्रिक पर, ये तंतु के प्रकार, उसकी प्रकृति और बुनाई की विधि पर निर्भर करता है। सामान्यतः ऑक्सीकारक जो ब्लीच होते हैं उनका उपयोग हम सभी प्रकार के रेशों को ब्लीच करने के लिए कर सकते हैं और अवकारक जो ब्लीच होते हैं, जो रिड्यूसिंग ब्लीच होते हैं, उनका प्रयोग हम सिल्क और वूल फाइबर पर करते हैं। प्रत्येक तंतु की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं जैसा हम जानते हैं भिन्न भिन्न होती हैं और इन्हीं के अनुसार इन पर अलग अलग प्रकार का ब्लीच जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। ब्लीचिंग की परिसज्जा से वस्त्र के जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, साथ ही साथ फैब्रिक की एक अवशोषण की जो क्षमता होती है, एब्जॉर्बेंसी, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। वस्त्र जो है वो सफेद हो जाते हैं और उन पर रंगाई की क्रिया जो होती है, डाइंग की जो प्रोसेस है वो बहुत आसानी से की जा सकती है। नेक्स्ट जो छोटी छोटी सी फिनिशिंग जो हर फैब्रिक पर की जाती है, जैसे ब्रश करना और रोए उठाना, इसमें हम ये पूरी तरह से आधारी परिसज्जा या मैकेनिकल फिनिशिंग है। इसके द्वारा वस्त्र पर चिपके छोटे रेशों को हटाया जाता है और इसके लिए हम मशीन्स का उपयोग करते हैं जिनपे की रोलर्स लगे होते हैं और इन रोलर्स पे ब्रश लगा होता है, जिनकी सहायता से इसकी सतह पर से फैब्रिक को जब इन रोलर्स के बीच में से हम गुजारते हैं तो सतह पर से रोए जो है वो ब्रश की सहायता से उठते हैं और फिर हम काट कर हम साफ कर देते हैं। जैसे कि आपको इसमें एक चित्र दिखाया गया है, किस तरह से जो है वो शेयरिंग का काम हो रहा है, रोए को काटने का काम किस तरह से किया जा रहा है। फिर एक दूसरी फिनिशिंग होती है, वो होती है बीटिंग की। इसमें हम फैब्रिक को बहुत अच्छी तरह से उसकी कुटाई करते हैं और मुख्य रूप से ये जो प्रक्रिया होती है, जो यांत्रिक फिनिशिंग की प्रक्रिया है, ये सूती और लिनन वस्त्रों पर की जाती है। इससे क्या होता है, इसमें हम बड़े बड़े हथौड़ों की सहायता से इन फैब्रिक्स को पीटा जाता है या कूटा जाता है, जिससे इनका धागा जो होता है फ्लैट हो जाता है, चपटा हो जाता है और कहीं इनकी बुनाई में यदि बनावट में कहीं इनका गैप होता है तो वो गैप जो होता है वो भर जाता है। जैसे साइड में आपको देखिए एक लिनन का फैब्रिक दिखाया जा रहा है राइट साइड पे, जिसपे बीटिंग की प्रक्रिया के बाद आप देख सकते हैं बुनाई इसकी सघन हो गई, कॉम्पैक्ट दिख रहा है ये फैब्रिक एकदम, और साथ ही साथ इसमें शाइनिंग भी आ जाती, चमक भी आ जाती है। नेक्स्ट जो फिनिशिंग होती है वो फुलिंग की फिनिशिंग होती है और यह प्रक्रिया जो होती है परिसज्जा, ये मुख्य रूप से ऊनी वस्त्रों पर की जाती है। इस क्रिया में ऊनी वस्त्र को सिकुड़ कर उसकी बुनाई को घना किया जाता है। फुलिंग की प्रक्रिया मतलब फुलनेस प्रदान करना उसको, तो ऊनी फैब्रिक जो होते हैं उसमें जो गैप दिखता है फैब्रिक कंस्ट्रक्शन के दौरान उसको इसमें कम किया जाता है, बुनाई को उसके घने किया जाता है और इसके लिए ताप, नमी और दबाव का उपयोग किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं फेल्टिंग जो फैब्रिक्स बनते हैं, ऊन के फेल्टेड जो मेथड होती है उसमें हम ताप, दबाव और नमी का ही प्रयोग करते हैं। इनके प्रयोग से जो रेशे होते हैं वो करीब करीब आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं और इस तरह से फैब्रिक की जो बुनाई या बनावट जो होती है वो काफी घनी हो जाती है। मतलब जितने भी उसके छिद्र वगैरह जो होते हैं छोटे मोटे वो भर जाते हैं इस फुलिंग की परिसज्जा के द्वारा। अगली जो परिसज्जा है वो है ग्लेजिंग की। ग्लेजिंग मतलब फैब्रिक की पर चमक लाने की प्रक्रिया। जैसे कि आप इधर स्लाइड में देख रहे हैं, एक आपको दिखाया गया कॉटन, ग्रीन कलर का जो कॉटन देखिए कितना इसमें ग्लेज दिखाई दे रहा है, चमक दिखाई दे रही है। ये जो है ग्लेजिंग की प्रक्रिया के द्वारा हम वस्त्र पर चमक लाने का काम करते हैं। इसके लिए हम माड़ या गोंद जैसे होते हैं जो कड़े करने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग करके हम इस पर इन फैब्रिक्स को हम रोलर्स के बीच से निकालते हैं
और रोलर्स के घूमने की जो गति होती है वो काफी तीव्र होती है। जब ये तेज गति से घूमते हैं तो अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण जो ये कड़ा करने वाला पदार्थ होता है वो चमकने लगता है। सरफेस पे वो इतने स्टिफ हो जाती है, उसकी सरफेस इतनी चमकदार हो जाती है, मतलब जब आप उस पर प्रेशर डालते हैं और जब आप उस पर गर्मी पड़ती है और जब वो रोलर जो तेजी से घूमता है तो उससे क्या होता है कि वस्त्र की सतह जो होती बहुत अधिक चिकनी हो जाती है, स्मूथ हो जाती है और इसमें एक नई तरह की चमक जो होती है। चमक इसलिए भी दिखाई देती है क्योंकि इसमें जब लाइट पड़ती है जो रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण भी वस्त्र की सतह जो है बहुत अधिक चमक इसमें दिखाई देती है। तो ग्लेजिंग की जो फिनिशिंग होती है मुख्य रूप से वो वस्त्र की सतह पर चमक लाने के लिए की जाती है। फिर है सिरेइंग। सिरेइंग की जो परिसज्जा है उसका प्रयोग भी हम वस्त्र पर चमक लाने के लिए ही करते हैं और इसका इस तरह की जो परिसज्जा होती है उसका मुख्य रूप से हम रेशम पर या जो टफेटा के जो फैब्रिक्स आते हैं उन पर चमक लाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और ये प्रक्रिया जो है मुख्य रूप से एक तरह से गर्म कैलेंडरिंग की प्रोसेस होती है जिसमें कि हम फैब्रिक को अच्छी तरह से दबाकर आयरन करने का काम ही किया जाता है। नेक्स्ट है जो परिसज्जा वह है शिरीनराइजिंग। शिरीनराइजिंग जो परिसज्जा होती है ये कम मूल्य वाले ऐसे फैब्रिक जो कि निम्न क्वालिटी के होते हैं या कम मूल्य के होते हैं और ऐसे फैब्रिक की तरफ जब हमको ग्राहकों को आकर्षित करना होता है तो इस प्रकार की परिसज्जा दी जो है फैब्रिक पर दी जाती है जिससे फैब्रिक सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। तो इस कार्य के लिए उपयोग में जो रोलर्स लाए जाते हैं उसमें काफी बारीक तिरछी जो होती धारियां होती हैं, रेखाएं होती हैं जो कि प्रति इंच लगभग 600 से 700 तक होती हैं। और जब बहुत अधिक दबाव के साथ इन रोलर्स के बीच में से फैब्रिक को निकाला जाता है तो ये रेखाएं जो होती है हमारे फैब्रिक पर उभर कर आ जाती हैं और जब प्रकाश की किरणें इन रेखाओं पर पड़ती हैं तो प्रकाश के परावर्तन के कारण सतह जो होती चमकदार दिखाई देती है। और ये परिसज्जा जो होती परमानेंट नहीं होती, स्थायी नहीं होती। इसका उपयोग इस तरह की जो फिनिशिंग होती है उसका उपयोग हम मुख्य रूप से चेस्टर या फिर जो कोट के अस्तर वगैरह बनाने जो होते हैं उस तरह के फैब्रिक पर शिरीनराइजिंग की जो परिसज्जा होती है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सेंफोराइजिंग। सेंफोराइजिंग जैसे है आप देखते होंगे कई बार आपके फैब्रिक पर एक मार्क लगा होता है कि ये सेंफोराइज्ड फैब्रिक है। ये एक तरह का व्यापारिक चिन्ह होता है जो इस बात का द्योतक होता है कि इस छाप या ऐसा प्रिंट जिस फैब्रिक पर लगा है वो धुलने के बाद सिकुड़ेगा नहीं। तो जब वस्त्र बनकर तैयार होता है तो उस पर विभिन्न प्रकार की परिसज्जा दी जाती है जिससे कई बार वह अपने वास्तविक आकार से अधिक लंबा और चौड़ा हो जाता है। और जब हम ऐसे वस्त्र को खरीदते हैं और घर लाते हैं, पहनते हैं और उसके बाद धोते हैं तो देखते हैं कि वो सिकुड़ गया है। तो इस तरह से क्या होता है कि इस क्षेत्र में यह प्रयास किया जाता है कि वस्त्र की परिसज्जा इस प्रकार से की जाए कि वह सिकुड़े नहीं और इसके लिए बहुत सारे अनुसंधान किए गए, बहुत सारी खोजें की गई और इसके लिए एक खास मशीन जो है वो बनाई गई जिसमें इस तरह की परिसज्जा दी जाती है जिससे कि फैब्रिक जो है वो वॉशिंग के बाद श्रिंक नहीं करता। और इसके लिए फैब्रिक की जो बुनाई होती है उसको काफी घनी बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में वस्त्र भाप में गर्म किए गए सिलेंडर और कंबल के माध्यम से इसे गुजारा जाता है और वस्त्र पर जब दबाव पड़ता है इससे वस्त्र जो होता है घना चिकना होता है और इससे इसका आकार जो है वो तो सेट हो जाता है। तो इस तरह के जो फैब्रिक होते हैं जिन पे की सेंफराइजिंग की फिनिशिंग की जाती है वो श्रिंक नहीं करते। नेक्स्ट जो परिसज्जा होती है वो स्कोरिंग है, स्वच्छ करना। ये भी एक तरह से आधारीय या जिसे हम फिजिकल फिनिशिंग कह सकते हैं ये होती है। इसमें हम जो प्राकृतिक अशुद्धियां होती हैं हमारे वस्त्र पर उनको हम दूर करते हैं, ब्लीचिंग की क्रिया की जाती है और साथ ही साथ इसको हम जैसे सिल्क होता है इसमें गोंद बहुत अधिक होता है इसमें तो इसके गोंद को हटाने का काम भी जो होता है स्कोरिंग की फिनिशिंग के द्वारा किया जाता है। फिर एक क्रैबिंग की परिसज्जा। यह परिसज्जा जो होती है मुख्य रूप से ऊन पर की जाती है। इससे ऊन की बुनावट जो होती है वो स्थायी रूप से सेट की जाती है। इस प्रक्रिया में वस्त्र को पहले गर्म पानी में भिगोया जाता है फिर ठंडे पानी में और इसके बाद फिर इसे हम रोलर्स के बीच में से निकालते हैं जिससे इसके जो ताने बाने होते हैं वहां पर वेफ्ट धागे जो होते हैं वो स्थायी रूप से सेट हो जाते हैं। तो क्रैबिंग की फिनिशिंग जो है मुख्य रूप से ऊनी वस्त्रों पर दी जाती है। फिर है डिकेटिंग का काम। डिकेटिंग की जो परिसज्जा होती है यह भी ऊन, रेशम, रेयॉन और जितने भी मिश्रित तंतु होते हैं उनसे बने हुए जो वस्त्र होते हैं उन पर ये फिनिशिंग हम देते हैं और इसके लिए इन वस्त्रों पर गीली अवस्था में ही ये फिनिशिंग का कार्य जो है वो संपन्न किया जाता है। इसमें दबाव और नमी के साथ
ये परिसज्जा जो है वो दी जाती है। ऊन में चमक और रेयन और रेशम मिश्रित धागों में कोमलता लाने के लिए, कोमलता जो है इसके इस गुण को बढ़ाने के लिए डिकेडिंग की फिनिशिंग जो है वो की जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की परिसज्जाएं होती हैं। आज हमने इस अपने लेक्चर में पार्ट 1 देखा, जिसमें हमने मुख्य रूप से जो हमारी बेसिक या फिर मैकेनिकल फिनिशिंग्स होती है, यांत्रिक या जो हमारी आधारी परिसज्जाएं हैं उनके बारे में देखा। अगले जो लेक्चर है वीडियो लेक्चर, उसमें सेकंड इसका पार्ट होगा। इसमें हम स्पेशल जो या जो विशिष्ट परिसज्जाएं होती जिनको हम स्पेशल फिनिशिंग कहते हैं या फिर केमिकल फिनिशिंग कहते हैं, उसके बारे में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मैं शिप्रा बैनर्जी।